बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गहरी नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान अनीब ज़हीर। मेरे साथ सज्जाद मीर साहब मौजूद हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे आइनी तरमीम के हवाले से। आइनी तरमीम ऐसा लगता है कि हुकूमत के लिए दर्द सर बन चुकी है। एक तरफ तो हुकूमत ये दावे करती है कि हमारे पास नंबर गेम्स पूरे हैं, तो दूसरी जानब अगर देखा जाए तो गुज़िश्ता रोज़ होने वाले सेनेट के अजलास में आइनी तरमीम पेश ना की जा सकी और ना ही वफाकी कबीना के अजलास के अंदर भी आइनी तरमीम का जो मसवदा है वो मंजूर हो सका। और आज की अगर बात की जाए तो आज भी कौमी असम्बली सेनेट का इजलास बुलाया गया था, बार बार वक्त तब्दील किया गया, लेकिन अभी तक इस वक्त तक सेनेट का इजलास ना बुलाया गया, कौमी असम्बली का इजलास नहीं बुलाया गया और मुलाकातें चल रही हैं। और आज का जो सेनेट का इजलास था उसके 6 निकाती एजेंडे के ऊपर भी आइनी तरमीम पेश करना मौजूद नहीं था। क्या मामला है कि हुकूमत जो दावे कर रही है, क्या ये सिर्फ दावे हैं? क्यों ये बार बार जो वक्त है वो तब्दील किया जा रहा है और क्यों सेनेट के अंदर और वफाकी कबीना के इजलास के अंदर आइनी तरमीम पेश नहीं की जा रही? बात करते हैं सबसे पहले बिलावल भुट्टो की, जिन्होंने बात की है आइनी तरमीम के हवाले से, जिन्होंने बात की है नंबर गेम्स के हवाले से, और साथ फैसल वाडा का अमीर साहब शॉट है। पहले वो सुनते हैं तो उसके बाद फिर आपकी तरफ आते हैं और उस पर आपका तज्जिया लेते हैं। जी, आप सबके सामने रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ऑपोजिशन मेंबरान से, मौलाना फजल रहमान से के जमात से, पीटीआई से, बाकी सब से, कि ये तारीख में पहली बार होगा कि पॉलिटिकल कंसेंसस के बजाय आईन साजी होने जा रहा है। मैं हाथ जोड़ के उनसे कह रहा हूं कि ये रास्ता पे हमें मजबूर ना करे। तो जो रास्ता है, जो मुतनाज़ा रास्ता है, जो मेरा पसंदीदा रास्ता नहीं है, जिसका मैंने हर कोशिश किया कि मैं ये रास्ता पे ना चलूं, उसी रास्ता पे चलना पड़ेगा। अपने इत्तेहादियों के साथ दे के ये आईनी बेंच वफाक और सूबा के सतह पे बनाना पड़ेगा। वो मुतनाज़ा तरीका होगा। उस मुतनाज़ा तरीके से इस मुल्क में जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो बढ़ता जाएगा, उसमें कमी नहीं आएगा। कोई इशू तो है नहीं, परेशान पता नहीं सब क्यों हुए हुए। आज और कल में करा लेंगे, कोई चीज प्रॉब्लमेटिक नजर नहीं आ रही। नंबर भी पूरे हैं और नंबर भी पूरे हैं, परेशानी किस चीज की है? आपने बोला परेशान हो रहे हैं, सब इशू हो रहे हैं। जी मीर साहब, मुतनाज़ा रास्ता है, मुझे मुतनाज़ा रास्ता की तरफ जाने से रोका जाए, ये क्या सारा मामला है? क्या देखिए, मैंने कल ही आपसे कहा था कि तरमीम तो होनी है। ठीक है, बिलावल सियासतदान आमतौर पर ये ज़बान बोलना नहीं करते, वो मजबूर हो गया बोलने पर। ठीक है, उसको कह रहा है, पैगाम दे रहा है अपने साथियों को कि तरमीम तो हो रही है, सही है, हर सूरत में होनी है, क्योंकि अगर तरमीम नहीं होती तो पूरा सिस्टम ही लपेट दिया जाएगा, ठीक है, या लिपट जाएगा। सही है, सूरत ऐसी पैदा कर दी है, ठीक है, अदलिया ने कर दी या किसने कर दी, कुछ कह नहीं सकते। ये हो नहीं सकता कि आप ये एक तब इस मुल्क में ऐसा निज़ाम ले आएँ कि अदलिया फैसले कर रही है, हम उसे अमल कर रहे हैं, आइन डी राइट हो रहा है, चलता जा रहा है, टेम करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ फैसले हो चुके हैं कि इस तरह किया जाएगा और निज़ाम यही चलेगा। ठीक है, यही लोग हुकूमत करेंगे जिन्होंने मुल्क को कर्जे के बिल्कुल डिफॉल्ट होने से बचाया है, जिन्होंने मुल्क को जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग थी उसके खिलाफ वो सीना सिपर रहे हैं, गालियाँ खाई हैं लोगों से महंगाई के नाम पर और बहुत से नाम पर, वही चलेंगे आगे। अब किसी का ख्याल है ना कि इस तरह हम उनको शिकस्त देकर, डॉज देकर हम, तो वो तो नहीं होगा। तो वो ये कह रहे हैं कि जब ये होने जा रहा है, अब मैं इस पर तफसील नहीं जाता, जब वाडा बोल रहे हैं तो उसका भी मफहूम है, जी जी, यानी इसका मतलब वो होने तो जा रहा है। बिलावल पहली बार बोले हैं ना, जरदारी वरना बोला करते हैं उनके बिहाफ पे, पीपल पार्टी के बिहाफ पर, आज बिलावल को बोलना पड़ा है। तो वो कहता है कि मुझे आप मजबूर ना करें, वो मुझे बहुत बेचारा करता है। ठीक है, अच्छा, उसको क्या मजबूर करना है? पहली बार उसको चांस मिला है कि वो ये साबित करें कि वो इस तरह की तरमीम कर सकते हैं। जाहिर है कि बिलावल में कैपेसिटी नहीं है लोगों को मनाने की, साथ लेकर चलने की या चलाने की। लोग भी कुछ ऐसे मूड में हैं कि वो टफ टाइम देना चाहते हैं, बिलावल को नहीं, किसी और को। सही है, लेकिन इसका नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा निकलेगा एक केओस। ठीक है, वो कहता है कि जो चीज़ होनी है वो तुम मान क्यों नहीं लेते? सही है, यानी कि ये एक जुडिशल बेंच बनना है या जुडिशल अदालत बननी है जिस पे मिनिमम पे हम एग्री कर सकते हैं। गालबन उनका ख्याल है कि जुडिशल बेंच पर एग्री कर जाएंगे हम सब, और जुडिशल अदालत अलग से बनाने की बात नहीं होगी। और यहाँ सिर्फ एक मसला उसमें आएगा
कि चीफ जस्टिस का सब, पर जो लोग ये कहते हैं कि चीफ जस्टिस जो सीनियर मोस्ट है उसको मुकर्रर करें। सही है, मंसूर अली शाह। अच्छा, वो कहते हैं जी मंसूर अली शाह को मुकर्रर करें। क्यों करें मुकर्रर भाई? कहें सीनियर मोस्ट है। अच्छा नहीं, वो तो सीनियर मोस्ट है, अगर असूल यही होता है। अब तो आपको इसलिए प्यारे हैं कि आपको लगता है कि मंसूर अली शाह गालिबन आपकी हमायत करेंगे, एक पोलिटिकल विजन रखती हैं। सही है, यही खराबी पैदा हुई है। ठीक है, कि अदलिया के जजों के बारे में, हर जज के बारे में ये अजा हो गया है कि वो एक खास तौर पर पोलिटिकल माइंड रखता है। ठीक है, आपने अच्छे भले जज हैं, बड़े सोबर जज थे, बड़े एहतराम वाले जज थे, काजी फाजिल साहब, उनका मजाक उड़ाया हुआ है। सही है, वो शरीफ आदमी है, वो कहते किसी को उन्होंने कंटेम्प्ट में पकड़ा नहीं। ठीक है, अगर साकिब निसार होते 10 बंदे जेल में कर दिए होते इस वक्त, सही है, और कोई चूं भी ना करता। तो ऐसी सूरत में बिलावल जो बात कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि तरमीम तो होनी है। सर आपने बात की कि तरमीम तो होनी ही होनी है, लेकिन उसके साथ ही अगर बात की जाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तो बड़ी मैच्योर जमात समझी जाती है बयानात के हवाले से। जिस तरह बिलावल ने बयान दिया, आपको नहीं लगता कि फ्रस्ट्रेशन उनकी बात में है? और दूसरी अगर मैं बात करूं कि यही लोग चलेंगे तो क्या मुतनाज़ा तरीके से चल के पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी आ पाएगी? क्या अवाम इनको एक्सेप्ट कर पाएगी? पाकिस्तान में कौन सी तरमीम है जो कंसेंसस से हुई है? पहली जो तरमीम हुई थी आइन 73 का पास होते ही पहली तरमीम हुई थी, क्या हुई थी? आपके ह्यूमन राइट्स सस्पेंड कर दिए गए थे। ठीक है, दूसरी तरमीम कंसेंसस से हुई थी, जबकि आपने कादियानियों को अक़लियत करार दिया था। ठीक है, उसके बाद आपने चीफ जस्टिस को की टेन्योर मुकर्रर करने के लिए तरमीम की, फिर आपने चीफ जस्टिस का टेन्योर खत्म करने के लिए तरमीम की। ठीक है, 7 तरमीमें आपने कर दी भुट्टो साहब के जमाने पे। कौन सा कंसेंसस हुआ था? ठीक है, फिर मुशर्रफ जब ज़ियाउल हक गए हैं तो सब चीज़ों को लेजिटिमाइज करने के लिए 7वीं तरमीम आई। सही है, फिर 8वीं तरमीम सियासतदानों ने अपनी एक कंसेंसस पैदा करने के लिए 8वीं उन्होंने कर दी। सही है, जिस तरह 17वीं तरमीम मुशर्रफ ने जाते कर दी, 18वीं तरमीम उन्होंने कर दी। उसको कहते हैं कंसेंसस से की है। अजीब कंसेंसस था वो भी। मैं तो उसको अजीब हैरान हूँ कि मेरी पार्टी के 60 मेंबर हैं, वहां 3 बैठे हुए हैं। ठीक है, मेरी दूसरी पार्टी के 2 मेंबर हैं, वहां भी 2 मैंने बैठा दिए हैं। सही है, कोई प्रपोर्शनेट बंदे नहीं बैठे हुए। सही है, हर पार्टी का हमने नुमाइंदा उठा दिया है, इसको हमने कंसेंसस करा दिया है, सही है, और सबने हल्फ उठा लिया कि बाहर नहीं बताएंगे। ठीक है, यानी अवाम से छुप के बात करेंगे। ठीक है, अवाम को बेखबर रख के आपने तरमीमें की। हर एक का अपना इंटरेस्ट था। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग दोनों का इंटरेस्ट है कि जो वजीर आजम है वो 3री बार इलेक्ट हो जाए। हालांकि वजीर आजम के लिए तो नहीं होता कि 2 बार इलेक्ट हो, कोई 4 बार इलेक्ट हो। सही है, वो तो जो मेजॉरिटी हाल में हाउस में होती है वो इलेक्ट हो जाता है। लेकिन लगा दी थी शर्त पहले वालों ने, ठीक है, फौजियों ने, कि जो 2 बार इलेक्ट होगा 3री बार नहीं होगा, ताकि बेनजीर और नवाज शरीफ ना आए। फिर मसला ये पैदा हो गया कि बेनजीर बेचारी तो शहीद हो गई, ये मसला सिर्फ मुस्लिम लीग का रह गया। ठीक है, कि 3 बार इलेक्ट होने का। और उधर उन्होंने कहा खैबर पख्तूनख्वा नाम रखो, पख्तूनख्वा नाम रखो। इन्होंने कहा नहीं खैबर नाम रखो, उन्होंने कहा नहीं पख्तूनख्वा नाम रखो। उन्होंने कहा अच्छा दोनों को बुला लो, खैबर पख्तूनख्वा कर लो। सही है, और भाई ये तरमीमें हैं, ये आप सौदेबाजी कर रहे हैं, ठीक है, कोई मुल्क के मफाद में कर रहे हैं। आपस में बैठ के आपने कुछ कर लिया है। आज भी 18वें जो तरमीम है उसमें 50 फलाज नजर आते हैं। ठीक है, आपने तालीम सूबे को भी दे दी, मरकज में लेके बैठे हुए हैं। आपने ये कह दिया कि पैसे हम सूबों को देंगे और सूबे पैसे बांटेंगे बल्दियात को। ठीक है, अब बल्दियात को वो नहीं देते, वफाक कुछ नहीं कर सकता। जिन्होंने सूबे के पैसे दिए थे कि बल्दियात को देंगे, शहरी हुकूमतों को देंगे, वो कुछ नहीं कर सकते। अजीब आइन बनाया आपने। ठीक है, ठीक है। अच्छा मीर साहब, मुतनाज़ा तरमीमें होती रही हैं और इस बार भी वार्निंग दी जा रही है मुतनाज़ा तरमीम की। इस पे मैं आपसे जवाब लेता हूँ। इससे पहले ख्वाजा आसिफ क्या कहते हैं और अख्तर मेंगल क्या कहते हैं, पहले वो आपको सुनाता हूँ, फिर उस पर भी आपकी राय लेता हूँ और इस पर भी आपकी राय लेता हूँ। जी, हम किसी भी ऐसी आईनी तरामीम का न पहले हिस्सा बने न अब बनेंगे जो बजोर ताकत, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आईनी तरामीम, हमें तो पता तो होना चाहिए इसमें तरामीम आप कौन सी लाना चाहते हैं। जो ड्राफ्ट न प्राइम मिनिस्टर मुझे भेज सका, न ही डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भेज सका, और उन्हीं मुज़ाकरात के दौरान हमारे सेनेट के जो 2 मेंबरान हैं उन पर दबाव डाला जा रहा था। गन पॉइंट पर हम मुज़ाकरात न किए हैं न करेंगे। आइन का एक बुनियादी असूल है, उसको रिस्टोर कर रहे हैं, तो उसमें अगर सारी पार्लियामेंट में मौजूद पार्टियां ऑन बोर्ड हो जाएं, उसके लिए एफर्ट हो रहा है। ये नंबर पूरे हैं, लेकिन हमारी कोशिश है, हमारी ख्वाहिश भी है कि मौलाना मान जाए।
जी मीर साहब, एक तरफ तो अख्तर मेंगल साहब ने इनकार कर दिया है, तो ऐसा लगता है कि जैसे ओपोजिशन ने भी कमर कस लिया है कि अब हम टफ टाइम देंगे, और दूसरी जानब ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं हमारे पास नंबर गेम पूरी है, तो आईनी तरमीम क्यों नहीं पेश की जा रही? अख्तर बेंगल भी जो है ना जी, ये भी एक करैक्टर है जो स्टडी करने वाला है। अच्छा, भुगती के बाद जितना फ़ायदा अख्तर बेंगल और उनके साथियों ने उठाया, किसी और ने नहीं उठाया। सही है। और जो बड़ी जमात वहाँ हथियार लेके खड़ी है, वो इनके भाई की जमात है। ठीक है। एक तरफ वो खड़े हैं, एक तरफ ये अपने, एक बार इलेक्शन में ये नहीं जीत पाए थे तो ये हंगामा कर दिया था इन्होंने, जिस तरह मौलाना फजल रहमान अब हंगामा कर रहे हैं। सही है। उस वक्त इन्होंने हंगामा कर दिया था। सर वो तो माजी रहा है ना हमारे पाकिस्तान का तमाम जमातों का, कि बेईमानी हुई है, बेईमानी हुई है। अब उन्होंने कहा कि चलो इसको एक सीट दे दो। ठीक है। अब असेंबली में हैं, चलते रहे, लेकिन अब उन्होंने अपनी तरफ से ज़्यादा सख्ती दिखाई है। ताला मैंगल को जब वज़ीर आला बनाया था भुट्टो साहब ने, बजिंजो गवर्नर थे, बजिंजो थे, ये वज़ीर आला थे, मरी भी साथ थे, इधर मुफ्ती महमूद साहब जो थे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के थे। ठीक है। वली खान ने कंप्रोमाइज़ किया, उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम 5 सीटें 4 सीटें थी, तुम ले लो। सही है। क्योंकि उस वक्त मुफ्ती महमूद का ये था कि PNA के सिर्फ सरबराह ही नहीं थे, बल्कि ये कि एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी थी जिसमें भुट्टो को शिकस्त हुई थी, वो मुफ्ती महमूद से हुई। सही है। तो उन्होंने बना दिया था। ठीक है। इन्होंने कई काम किए, उर्दू को कौमी ज़बान करार दे दिया और बहुत सी बातें की, और लगता था ताला मैंगल बहुत ज़्यादा भाई वतन है। मैं उन दोनों मिला भी, फिर उनको निकाल दिया गया। अख्तर बेंगल कोई मतलब, लेकिन भुगती जब गया है तो कोट किया जाता अख्तर बेंगल को, उसने कहा कि हमारी गेम बन गई। ठीक है। इन्होंने भुगती के जाने के बाद सबसे ज़्यादा फ़ायदा अख्तर बेंगल को पहुंचा है। सही है। और अब वो ज़ाहिर है कि अपनी कीमत तो वसूल करेंगे। सही है। आप कभी उसको आगे करे आते हैं, कभी पीछे कर देते हैं। जिस तरह आप वहाँ जो लोग हैं पख्तून इत्तेहाद के, उनका करते हैं, कभी आप अंदर कर देते हैं, कभी बाहर कर देते हैं, कभी उनको सीट देते हैं, कभी उनको पकड़ लेते हैं। तो ये सारी स्कीमें जो है ना, ये सिलसिला जो ज़्यादा कामयाब चलता नहीं है। सही है। वो चलाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है। और अब अख्तर बेंगल की अगर 2 सीटें नहीं होंगी, पहले तो होंगी। ठीक है, होंगी। सही है। उनको तो पता नहीं बंदे कहाँ इनके। सही है। वो सेनेट में आएंगे, वोट दे देंगे, वोट दे देंगे, ये बाद में चीखते रहेंगे। ठीक है। मीर साहब, इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, बैरिस्टर जहांगीर जदून साहब, माहिर कानून है, बात कीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम जदून साहब। जी जी वालेकुम, कैसे हैं जी आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है। जदून साहब, क्या हो रहा है ये इस्लामाबाद में आपके, ये जो हमारी आईनी तरमीम का चक्कर चल रहा है, और खूबियाँ खामियाँ अपनी जगह पर। बस ये आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। जमहूरियत बहुत अनसर्टेनिटी है, आप देखें तरमीम नहीं, अनसर्टेनिटी तो है, पास होती है तो उसके बाद लेकिन दूसरी तरफ ये बिलावल कह रहा है, कुछ और लोग भी कह रहे हैं, बाखबर विद इन्वर्टेड कॉमा, बाखबर लोग ये कह रहे हैं कि तरमीम तो हो जाएगी, लेकिन ज़रा सलीके से कर लो, यानी कंसेंसस शो कर दो। तो ये सब क्या ड्रामा क्या हो रहा है? देखें, ये तरमीम अगर हो भी जाएगी तो जो पिछले एक हफ्ते से सर्कमस्टांसेस हैं, ये रिकॉर्ड पे हैं सारे। ठीक है। तो ये जब कोर्ट में चैलेंज होंगी तो ये सारा जो चीज़ें हैं ये अन रिकॉर्ड कोर्ट में पेश होंगी। तो ये अगर तरमीम हो भी जाती है तो मेरे ख्याल में ये बड़ा, इसका लीगल पहलू बड़ा कमज़ोर होगा। तो उसमें अगर अभी आज कुछ आ रहा, कौन से कोर्ट में जी? वो फौजी आते थे, वो PCO के तहत हलफ उठाओ तो आप जज हैं वरना नहीं हैं, और चौधरी इफ्तिखार ने भी कहा जिसने PCO के तहत हलफ उठाया वो जज नहीं है। हर एक अपना तरीका ढूंढता है और अपने मर्जी की अदलिया बना लेता है। अब भी अगर किसी ने बना ली तो क्या करेंगे? डोगर का अदलिया बन गई थी, मुशर्रफ ने वो भी बना दी थी। तो ये सारी चीज़ें बनती है अदलिया का, नहीं बनती भी है, लेकिन उसका एंड रिजल्ट आप देखें ना, जो भी मुशर्रफ के दौर में चीजें हुई, अदलिया बनी, फिर डोगर कहाँ पे गया, डोगर ने आके दोनों हाथों से सुप्रीम कोर्ट के अंदर माफी मांगी, वो उसको पेंशन नहीं दे रहे थे। तकरीबन 60-50 जज जिन्होंने PCO के तहत हलफ उठाया था, तो वो सारे घरों को चलेंगे। वो आज दिन तक उनके अंदर जो है बड़ी परेशानी है कि हम अगर जज होते तो शायद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाते। तो अगर ये भी कोई जबरदस्ती करा लेंगे तो ये चीजें रिवर्स हो जाएंगी। देखे ना, एक वक्त ऐसा नहीं रहता, हो सकता है 2 साल के बाद 3 साल के बाद हालात जो हैं वो तब्दील हो जाएं। तो ये तो गवर्नमेंट या जो भी अगर एक कोई जबरदस्ती करेंगे तो ये अपने पाँव पे, वो कहते हैं ना, कुल्हाड़ा मारने वाली बात है। तो कल को इन्होंने इस देखे ना, अगर आप हर चीज गवर्नमेंट के खाते में डाल देते हैं कि वो पावरफुल हो जी,
तो हो सकता है 3 साल के बाद कोई किसी और की गवर्नमेंट हो, फिर आप कहेंगे हमने गलती कर दी थी, उस वक्त नहीं करना चाहिए था। अच्छा, तो एक निज़ाम या जो भी तरमीम हो वो ऐसी होनी चाहिए ना जो आप मतलब नजर आए कि वो सबके लिए इक्वल है, बराबर है। देखें आप जो मर्जी तरमीम कर रहे हैं, अपॉइंटमेंट की जजेस जो है वो हमेशा गवर्नमेंट के भी हाथ में रहेंगी, क्योंकि उनकी सीटें मतलब जो आपकी उनके मेंबर ज्यादा है। एक अटॉर्नी जनरल कर लो, एक लॉ मिनिस्टर कर लो, एक मेंबर पाकिस्तान बार कौंसिल, ये तो तीनों बंदे गवर्नमेंट के होते हैं। तो गवर्नमेंट को हर तरफ से, चाहे वो पीटीआई की गवर्नमेंट हो चाहे ये गवर्नमेंट है, जो भी है, उसको हमेशा एज होता है कि वो अपने जो है जजेस में आप आपने देखा है टीवी पे लोगों के आगे कहा जी हमें जनरल बाजवा ने कहा ये 2 जज अपॉइंट कर दो, उन्होंने कहा तो वो तो सब कुछ करा सकते हैं, लेकिन इसका एंड रिजल्ट क्या होगा, इसमें जो इम्पैक्ट होता है वो बड़ा गलत होता है। तो जुडिशरी अगर मुकम्मल एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल में चली आती है फिर वो बड़े इसके असरात बड़े गलत होंगे। तो एक तो शुक्र हुआ है कि वो आनी अदालत से जान छूट गई है। तो अब दूसरी देखें तरमीम जब होती है तो वो जो चैलेंज होती है तो उसके क्या असरात पड़ते हैं या किस तरह कोर्ट बनती है या क्या आपको लगता है कि चैलेंज होगी और अदालतों को काम करना दिया जाएगा, वो केस सुनने दिया जाएगा, जैसा मूड लगता है इन लोगों का, हुकूमत का नहीं, इन लोगों का मैंने इस्तेमाल किया लफ्ज। हाँ वो मैं समझ गया हूँ, मैं इन्वर्टेड कामर्स आपने जो कहा है मैं समझ गया हूँ। वो देखें उन लोगों का मूड जो भी हो, अब सारा काम मूड पे नहीं हो सकता ना। उन लोगों का तो मूड उस दिन था कि रात को तरमीम हो जाती, लेकिन नहीं हुई है। वो तो अब देखे ना, कोई भी बंदा इतना एब्सोल्यूट पावर जिसके पास होती है वो भी एब्सोल्यूटली एक्सरसाइज नहीं कर सकता पावर। बीच में कोई रुकावट आ जाती है, कोई अल्लाह ताला का भी कोई निजाम चल रहा है। वो तो उस रात जो हमला हुआ था इतना सख्त था कि आप देखे ना, वो ना कोई डिबेट की जरूरत थी, ना इधर इसको राजी करो ना उसको राजी करो। वो तो अगर मौलाना रहमान उसके साथ चले जाते, कुछ मतलब मैं तो नहीं कहता, लेकिन कुछ इनको ऑफर करते, वो एक्सेप्ट कर लेते जो उन्होंने की है, तो वो तो सारा निजाम लपेट दिया था उन्होंने उस वक्त ही। फिर आपकी कोर्ट भी बन जाती, नए जज सुबह आ जाते, तो सुप्रीम कोर्ट तो ऑलमोस्ट डिमोलिश हो चुकी होती, खत्म हो चुकी होती। तो लेकिन ये अल्लाह का भी ऊपर निजाम है, फिर लोग भी हैं। फिर देखें अब निजाम इस तरह दोस्त आनली पे या जबरदस्ती पे जो बनता है वो कोलैप्स कर जाता है। वो कुछ अरसे के लिए आप हो सकता है बना लें, लेकिन वो देर पार नहीं होता। इसलिए तो आज देखें ना, पाकिस्तान के अंदर आप इंडिया के अंदर देखें, आप वहाँ पे रिजर्व जो है वो $600 बिलियन है, आपके पास मतलब अपने 2 बिलियन भी नहीं है। तो वो आपको जो लोगों ने बाहर के मुल्कों ने ईदी दी हुई है कि आप अपने पास रखें जी, जिस वक्त हमें जरूरत पड़ी आप शो करें कि हमारे पास पैसे हैं। तो ये मुल्क के हालात पिछले इसीलिए हैं कि जोर जबरदस्ती से दुनिया की तारीख यही है कि काम इतना देर पा नहीं चलता। हो सकता है आप शॉर्ट टर्म में कामयाब हो जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये मुश्किल लग रहा है। आपको ये नहीं लगता कि कुछ सियासी लोगों ने या कुछ जजों के करीबी लोगों ने खामखा की खबरें उड़ा दी 8-5 के फैसला आने के बाद, जैसे कि निज़ाम सारा जो है कोई ऑडिट होगा और तलपट कर दिया जाएगा? और ये बिल्कुल आपने बड़ा वैलिड और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट किया। देखें ना, ये जो ये चीज होते हैं, बाज यूट्यूबर हैं, मीडिया वाले हैं, इन्होंने ऐसी हाइप क्रिएट कर देते हैं मीडिया के अंदर कि जी फलान जाएगा तो सिस्टम लपेट देगा। तो इसका बड़ा वो जो लोग करने वाले हैं वो इम्पैक्ट ले लेते हैं, उन्हें अपनी सलाहियत पे कॉन्फिडेंस नहीं होती, तो वो ये कहते हैं हो सकता है ये आए। तो ये इसी वजह से तो पीडीएम ने जो पीटीआई की गवर्नमेंट टॉपल की थी कि अगर ये 1 साल और रह गए तो फिर नया निज़ाम आ जाएगा, अगले 10 साल चलेगा। तो उसी वजह से फिर क्या हालात हो गए। अब ये एक जज से डर रहे हैं कि अगर वो आ गए तो पता नहीं क्या कर देंगे, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है। देखिए ना, अगर एक बंदा कानून के मुताबिक काम कर रहा है, चलो उसे 5 सीटें पीटीआई को दे दी किसी जगह पे इलेक्शन पे, मिसाल के तौर पर रिजम्पशन कर लेते हैं, तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। आप तो मतलब कितनी सीटें देखें ना, अभी फायज ईसा जो है एक ऑर्डर के अंदर वो उनकी रिकाउंटिंग रिजेक्ट करके तो PMLN को दे के चले गए हैं। ये होता रहता है, इससे डरना नहीं चाहिए कि अगर 5 सीटें इधर होगी 5 सीटें उधर हो जाएंगी, आखिर 4 साल के बाद इलेक्शन भी तो होने हैं ना। तो ये इन्होंने बिल्कुल, ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया है। इसकी वजह से बहुत हालात खराब हुए हैं कि लोग इधर उधर से जो आवाजें उठाने शुरू हो जाते हैं मीडिया के अंदर, जी ये आएगा तो ये हो जाएगा, ये आ जाएगा, सिस्टम तहस नहस होगा, गवर्नमेंट खत्म हो जाएगी। गवर्नमेंट नहीं खत्म होती, जिन लोगों ने गवर्नमेंट लाई है उनके पास ऑप्शन होते हैं, इस तरह गवर्नमेंट नहीं खत्म होती। ये आपने बहुत अच्छी बात की कि जो लोग गवर्नमेंट लाए हैं उनके पास ऑप्शन होती है, बहुत अहम बात है और पाकिस्तान के सिस्टम में तो होती है जी। बहुत शुक्रिया आपका जी, आपने बहुत अशारा में बहुत सी बातें कह दी हैं, बहुत आपका शुक्रिया जनाब। जदूल साहब ने बहुत तरीके के साथ बात को समझाने की कोशिश की है। मिर्ज़ा साहब, इसके अंदर अगर बात की जाए, जिस तरह बात की है कि ये तरमीम होगी, कोर्ट में चैलेंज हो जाएगी, इतनी तगोदो के बाद हुकूमत ये तरमीम मंजूर करवाएगी, अगर हो गई तो इतनी कमज़ोर तरमीम होगी कि कोर्ट इसको उड़ा के रख देगा। तरमीम कमज़ोर नहीं होगी, इतने कमज़ोर होंगे वो लोग कि जो इनको सुनने देंगे केस। मैंने तो यही सवाल पूछा था ना। ठीक है,
तो वो हंस के कह रहे थे कि इशारा मैं समझ गया हूँ। तो देखिए बात सुने, क्राइसिस तो पैदा हो जाएगा ना जी। ठीक है। बुरहान तो चाहे आप कंसेंसस के साथ तरमीम कर लें फिर भी क्राइसिस पैदा होगा। अब असल बात यह है कि तरमीम आप जिस तरह करना चाह रहे हैं उसमें एक हल्के को वो पसंद नहीं है। एक ज़माना था कि आपकी अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट सेम पेज पे हुआ करते थे, अब नहीं है। अब आपकी हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट सेम पेज पर है, और इसको क्यों है ये मैं बहस नहीं करता। ठीक है। अब इसके नतीजे के तौर पर जो कुछ भी होगा वो कुछ ज़्यादा खुशगवार तो नहीं है। खुशगवार तो वो भी नहीं था जब एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया सेम पेज पे होती। क्या क्या नहीं हुआ इस मुल्क में, सही है, सही है, क्या क्या नहीं कराया गया। बिल्कुल ऐसे। सर आपने जो अभी बात की है कि जो करवा रहे हैं कमज़ोर फैसला नहीं करवाएंगे, तो ऐसा भी होता रहा है कि एक जज का फैसला आया, पूरा इलेक्शन कंट्रोवर्शियल हो गया, उसके बाद उसी जज ने कहा कि आपने मेरी तशरीह गलत कर ली है। तो ऐसा भी तो होता रहा है, जो बात की है कि गलती कर ली, माफ़ी मांग ली, इस तरह भी तो हमारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी होता रहा है। मैं उसके कानूनी पहलू में बात नहीं करना चाहता। मेरे ख्याल में फैसला ये जो जब ये कहते हैं कि बल्ले का निशान आपका निशान नहीं है, मैं साफ लफ्ज़ों में कहता हूँ, तो उसका मतलब ये होता है कि पार्लियामानी तौर पर आप इलेक्टोरल पार्टी नहीं है। ठीक है। आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। सही है। आप पॉलिटिकल पार्टी हैं, पॉलिटिक्स करें इस मुल्क में। ठीक है। इलेक्शन नहीं लड़ सकते। ठीक है। यानी ये नहीं हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट की तशरीह तो मुश्किल कि आप कोई और सिंबल लेकर एक सिंबल लेकर इलेक्शन लड़ लें। नहीं, पॉलिटिकल पार्टी वो होती है जिसको एक सिंबल मिलता है। सही है। आप नहीं ले सकते। तो मतलब तो उसका यही था कि आप पॉलिटिकल पार्टी नहीं है इलेक्शन की सेंस में। वैसे हैं, ठीक है, करते नहीं आप। ठीक है। अब इसकी तशरीह कौन करेगा कौन नहीं करेगा वो तो आने वाला वक्त। मीर साहब इस टॉपिक पे बात करेंगे ब्रेक के बाद, कि आपने कहा है कि पॉलिटिकल पार्टी है, इलेक्शन नहीं लड़ सकती, कुछ ऐसी आपने बात की है। इस पे हम बात करते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट की तशरीह है वो क्या कहती है, इलेक्शन कमीशन का क्या जवाब है, इस सारी चीज़ों के ऊपर हम ब्रेक के बाद बात करते हैं। विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। वक्फे के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। आज हम बात करेंगे इस सेगमेंट के अंदर मखसूस नशिस्तों के मामले के हवाले से। ऐसा लगता है कि दो अदारे एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई के फैसले की दूसरी बार वजाहत जारी कर दी है और कहा है कि इलेक्शन तरमीमी एक्ट सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के फैसले को गैर मौसर नहीं करता और इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के लिए पाबंद है। तो दूसरी जानब इलेक्शन कमीशन का कहना है कि पार्लियामेंट की कानून साजी को सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर बरतरी हासिल है और इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, आइन के मुताबिक अपना काम मुकम्मल करेगा। कानूनी माहिरीन ने भी इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तों पर मुअत्तल अरकान को बहाल करने की तजवीज़ जारी कर दी है। इसे बात करते हैं मीर साहब से। मीर साहब, मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो दूसरी बार वजाहत आई है सुप्रीम कोर्ट की, इसके हवाले से क्या कहना चाहते हैं और इसके जवाब में जो इलेक्शन कमीशन का रद्द अमल आया है उसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखें, ये तो अजीब कहानी है ना जी। एक तो कोर्ट का काम, सुप्रीम कोर्ट का काम ख़ास तौर पर वजाहतें देना नहीं होता। ठीक है। ये वजाहतें दे रहे हैं। ठीक है। ये जो नज़रसानी की अपील है वो क्यों नहीं सुनते? सही है। वो सुन के फैसला दे दें। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि वजाहतों में धमकियाँ भी दे रहे हैं। ठीक है। देखें, ये सारी सूरत हाल जो है इसको बड़ी तदब्बर के साथ दबाना पड़ेगा, आगे ले जाना पड़ेगा। सही है। और नतीजा इसका कोई अच्छा नहीं होगा। माजी में भी कोई इस तरह की तसादम का कोई अच्छा नतीजा नहीं निकला था। सही है। तो मैं यही कह सकता हूँ कि ये नहीं कहता मैं सुप्रीम कोर्ट की गलती है, मैं ये कहता हूँ कि इसे एक ऐसा बहरान पैदा हुआ है जो इलेक्शन कमीशन की भी समझ नहीं आ रहा, सुप्रीम कोर्ट को भी समझ नहीं आ रहा, और वो टकराना चाहते हैं पार्लियामेंट के साथ और पार्लियामेंट के फैसलों के साथ। वो देखें, चीफ जस्टिस ने भी कहा कि आपने 8 लोगों ने जो एक नोट जारी किया था वो ओपन कोर्ट में हियरिंग क्यों नहीं की? ठीक है। और उन्होंने 8-9 इतराज़ात किए और किसने उसको वेबसाइट पे जारी किया? ठीक है। ये बात तो आई थी। बिल्कुल बिल्कुल। ओपन कोर्ट में हियरिंग भी नहीं हुई थी। तो खुद विद इन कोर्ट भी बहुत सारी कॉन्ट्रडिक्शन मौजूद है। ठीक है। बाहर से भी बहुत सी बातें हो रही हैं। सही है। तो ये जिसको हम अदालती बहरान कहते हैं उससे गुजर रहे हैं जी। और डर लोगों को ये था कि कहीं अदालती मार्शल लॉ ना लग जाए। ये कहा जा रहा था, एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता था कि जुडिशल मार्शल लॉ ना लग जाए। आज से चंद साल पहले किसी ने ये लिखा था कि जुडिशल मार्शल लॉ लग सकता है और ये उस मार्शल लॉ से बुरा होगा जो हमारा देखा बाला है। सही है। सही है। अच्छा मीर साहब, सुप्रीम कोर्ट की जो फैसला आया था वो 12 जुलाई को आया था। उसके बाद गवर्नमेंट ने अपनी पार्लियामेंट के अंदर बिल लेकर आए, बिल को पास करवाया, इलेक्शन तरमीमी एक्ट पास करवाया।
उसके बाद इलेक्शन कमीशन है वो उसके ऊपर अमल दरामद करना चाह रही है, इलेक्शन का जो तरमीमी एक्ट था। तो ये तो रवायत नहीं पड़ जाएगी कि पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया करेगा, उसके बाद पार्लियामेंट के अंदर बिल आकर उसकी कानून साजी कर दी जाएगी और बाकी दार कहेंगे हम तो पार्लियामेंट को मानेंगे, तो एक लंबी डिबेट निकल जाएगी। वैसे तो कोई फांसी की सजा दे दे सुप्रीम कोर्ट तो सदर माफ कर दे तो क्या वो माफ नहीं होगी? माफ तो हो जाएगी ना जी। कानून तो कानून है ना जी। लेकिन मसला ये है कि ये सारा जो तरीकाकार है कि आप कहते हो कि सुप्रीम कोर्ट है, वो कहते हैं सुप्रीम पार्लियामेंट है, हम कहते हैं सुप्रीम अवाम है। ठीक है। जो सॉवरेनिटी है बिलोंग्स टू अल्लाह, ठीक है, और अल्लाह के बिहाफ पर अवाम उसको एक्सरसाइज करेंगे, पाकिस्तान के अवाम, और पाकिस्तान के अवाम जो एक्सरसाइज करेंगे वो थ्रू पार्लियामेंट करेंगे। सही है। कोर्ट ने फैसला दिया था कि हर अदारा जो है वो इस सुप्रीमेसी को अल्लाह के बिहाफ पर एक्सरसाइज करने का हक रखता है। हमूद रहमान कमीशन का मशहूर फैसला जिसे आसमा जलानी केस भी कहते हैं, जो उसी ज़माने में एडिटर केस में भी आया था, जिसमें कहा था कि हर अदारा, और इसी में सुप्रीम कोर्ट ने ये इख्तियार दिया था कि वो किसी मामले के पास अल्लाह की जो सॉवरेनिटी है उसको जो अवाम एक्सरसाइज करते हैं उसको अवाम के बिहाफ पर अदालत एक्सरसाइज कर रही थी। ठीक है। और अदालत ने एक्सरसाइज करते हुए याजा खां को ज़रपर करार दिया था। सही है। तो ये सारी एक बहस है, जो टेक्निकल बहस है जिसको हम पता नहीं कहाँ से कहाँ ले गए हैं। ठीक है। अब वो क्राइसिस पैदा हुआ है, वो हमारे सामने आ गया। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं इस टॉपिक पे बात करने के लिए। कंवर दिलशाद साहब हैं, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है, इनसे बात करेंगे साहब। जी, कंवर दिलशाद साहब, सबसे बड़ा मसला तो आजकल आपका है। एक तरफ तो इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा ये कहा है कि हमारा जो फैसला है कि आपको सीटें इस तरह तकसीम करनी है पीटीआई को, वो करें, और दूसरी तरफ उनका ख्याल है वो बहुत से लोगों का कि सीटें जो हैं वो पार्लियामेंट का फैसला उस पर यानी कि उसको सुपरसीड करता है, उसके तहत सीटें तकसीम होना चाहिए। क्या कहते हैं आप इस मसले पर? ये बड़ा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है इस वक्त बड़ी मुश्किलात में घिरा हुआ है, बहुत ज्यादा। इस लिहाज से एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के और उसके साथ साथ पार्लियामेंट जो है वो भी उन पर दबाव डाल रही है। तीसरा जो है उनके मामले में ये आ रहा है कि जनाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो उनकी लीगल टीम है वो ये कहती है कि चूंकि ये कानून साजी हो चुकी है, इलेक्शन एक्ट में तरमीम हो गया है, इस लिहाज से 12 जुलाई का फैसला गैर फाल हो गया। जबकि 8 जजों ने जो बाकायदा वजहात दोबारा जारी किया वो बड़ी सख्त है। उसमें उन्होंने पूरा क्लियर कर दिया है कि जनाब इसमें कोई अभाव नहीं है और इलेक्शन कमीशन को हर सूरत में 12 जुलाई के फैसले को मानना पड़ेगा। और ये कहना कि 12 जुलाई का फैसला गैर फाल हो गया है, ये गलत है, हकायक के मुनाफी है। एक बात, दूसरी बड़ी अहम बात यह है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने का कहना यह है, बड़ा वैलिड पॉइंट है उनका, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का। उन्होंने ये कहा कि ठीक है जी, वजाहत आ गई है, तो वजाहत की तो हैसियत तो हमारी नज़र में तो जस्ट लाइक प्रेस रिलीज ही होती है। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात ये, हमने जो 24 सितंबर को जो नजर सानी की दरखास्त रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जरिए जमा करवाई, और हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि 12 जुलाई को जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, वो हकायक के बरक्स, आइन के मुनाफी और मफरूजों पर है, तो उसका तो उन्होंने जवाब नहीं दिया और वो उस पर एक प्रेस रिलीज जारी कर दी। तो ये कहना है कि उनका पॉइंट भी बड़ा मजबूत है, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का भी। उनका कहना ये है कि ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल कमेटी का के तहत अब असरे नो नया बेंच बनाया जाए जो हमारी नजर सानी की दरखास्त पर गौर करे। अब ये भी उन्होंने बड़ा पॉइंट जो उठाया है, वैलिड पॉइंट है, लेकिन ये हमारी जो इतलात तो नहीं है, हमारा तजर्बा है, खबर भी नहीं है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को अभी तक ख्वातीन की या माइनॉरिटी की नशिस्तों पर फैसला करने में जल्दी नहीं है। वो सारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हालात को भी देख रहा है, मुल्क के अंदर जो एनवायरमेंटल माहौल पैदा हो गया उसको भी देख रहा है। अब अगर ये आईनी पैकेज जो जैसे आ रहा है, आईनी तरमीम हो जाती है पार्लियामेंट के जरिए, तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है वो 12 जुलाई के फैसले को तस्लीम नहीं करेगा। लेकिन अगर वो नहीं होता और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को बाकायदा जो है नजर सानी की दरखास्त पर जवाब भी नहीं आता, तो बड़े गो मगो की पॉलिसी पर है
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। लेकिन हमने ये कहा है आप जैसे तजर्बाकार दोस्तों के साथ कि जनाब सबसे बड़ी अहम बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एहसास होना चाहिए कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो मोहतरम 8 जजेज हैं, 8 जजेज का नहीं मतलब 13 जजों का फैसला है। अब अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नजर सानी की दरखास्त पर जोर देता है कि नजर सानी की दरखास्त पर बेंच बने आ जाए, तो फिर वो फुल कोर्ट होगी 17 जजों की या 15 जजों की। 13 जजों का तो फैसला आ गया, 5 मुखालिफ और 8 हाकिम आ गया। तो जो नेक्स्ट अगर कोई बना हुआ बेंच तो बनेगा 15 या 16 या 17 पर, तो नामुमकिन है ये बात। तो अब अगर इलेक्शन कमीशन उनकी बात तस्लीम ना की और सीटें तकसीम कर दी, तो आप यकीन जाने कि 8 जजेस जो हैं उनकी अथॉरिटी चैलेंज हो जाएगी और वो अपनी अथॉरिटी को में चैलेंज नहीं होने देंगे और बड़ा सख्त एक्शन लेंगे। वो जो सख्त एक्शन होगा बहुत सख्त एक्शन लेंगे। वो जो अब पावर है ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, तो बाकायदा आइन की तशरीह भी कर सकती है और कोई एक्ट बन जाए, बाकायदा एक्ट बनता है उसको वो कलदम भी करार दे सकती है, ये आइन से मारूबा है, ये हमारे पॉलिसी से या हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजमेंट के खिलाफ है। तो ये सारी चीजें जो है उनके पास इख्तियारात हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है वो स्पीकर साहब के खत को आमने सामने रख के उस पर बात कर रहे हैं। स्पीकर साहब के खत की तो कोई वैल्यू नहीं है, वो तो एक मशावरती खत है, एडवाइजरी कोर्ट की तरफ से हमारी एडवाइस ये है, वो उसकी तो कोई कानूनी हैसियत तो नहीं है। अब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने बड़ा गौर व खोज के साथ ये फैसला करना पड़ेगा कि वो उनका डिमांड ये है, डिमांड नहीं कह सकते, लफ्ज़ सख्त हो जाता है, इस्तदा है उनकी कि जरा हमने जो नजरसानी की दरख्वास्त जो जमा करवाई थी 24 सितंबर को, उसके मुताबिक अपना प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तहत एक नया बैंक तश्कील किया जाए, ये उनका एक सदा है। अब इन हालात को देखते हुए मामला इलेक्शन कमीशन के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है, बिल्कुल दो राय पे खड़ा हो गया है। और एक तरफ सुप्रीम कोर्ट है, साथ पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट तो साथ नहीं देना इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को। हम तो आम चैनलों पे कह रहे हैं कोई जब अगर कोई बुरान में पैदा हो गया, इलेक्शन कमीशन पर कंटेम्प्ट लग गया, तो पार्लियामेंट ने साथ नहीं देना, पार्लियामेंट इधर हो जाएगी। जैसे इनके मिनिस्टरों की आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, वो अपना मुंह टेढ़ा करके निकल जाएंगे कि जी इलेक्शन कमीशन जाने हमारा काम क्या आईनी इदारा है। इसलिए इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को अपनी साख को बचाने के लिए, अपनी इंटेग्रिटी को बचाने के लिए इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ इस तरीके से जो भी हो रहा है वो आइन और कानून की रोशनी में फैसला करें। और इस तरह से अगर उन्होंने फैसला कर दिया तो ना स्पीकर का साथ देना और ना पार्लियामेंट के जो मिनिस्टर है उन्होंने साथ देना, ना आजम नजीर ताड़ा साथ देना, वो पीछे हट जाएंगे, कहे ठीक है जी इलेक्शन में जाने उनका हमारा क्या ताल्लुक है। अच्छा, इस पे बहुत से लोग की ये राय है कि ये जो 8 रुकनी बेंच है, इसे यानी कि बार बार ये इंस्ट्रक्शन जारी नहीं करना चाहिए थी। इसने फैसला दे दिया है, उस पर अमल कराए, अमल नहीं होता तो कंटेम्प्ट का नोटिस जारी करे, लेकिन वजाहतें करने की क्या ज़रूरत है? ये कोर्ट अदालतें तो वजाहतें नहीं करती अपने फैसलों की, इनको क्या जरूरत पड़ी थी फैसले की वजाहत करने की? बात आप दुरुस्त फरमा रहे हैं सज्जाद साहब। बात सुने, मैं अर्ज करूंगा आपसे कि हमारे पर इसी तरह हल्की फुल्की मौसीकी होती थी चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की तरफ से। तो हमारे चीफ इलेक्शन कमीशन काजी फारूक साहब थे, अभी जस्टिस थे, बहुत सीनियर जज थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। इफ्तिखार चौधरी मुझसे बहुत जूनियर था, लेकिन वो कहते थे कि मैं इसके खिलाफ एक्शन ले सकता हूँ, मैं जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के जजमेंट को चैलेंज कर सकता हूँ, लेकिन हम नहीं चाहते, वो जिस तरह चाहते कर दें। तो मैं जाता था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और इलेक्शन कमीशन का पैगाम दे देता था कि सर आपने जो हुक्म दिया है वो दुरुस्त है, ठीक है, मान लेते हैं हम। लेकिन असल तो अच्छे ताल्लुकात रहे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान। अब इस तरह से जो ताल्लुकात खराब हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ये ठीक है कि जस्टिस मंसूर शाह चीफ जस्टिस बनते हैं कि नहीं बनते, ये तो हुकूमत की अपनी आईनी पैकेज का हिस्सा है, लेकिन बहरहाल हैं तो पाकिस्तान के बहुत मौजूद सीनियर तरीन जज। वो 8 जज क्या कहेंगे? जनाब इलेक्शन कमीशन ने हमारे फैसले को नजरअंदाज कर दिया, तो वो तो फिर अपना जो स्टैंड लेंगे और कंटेम्प्ट लगा दी, तो सज्जाद साहब वो कंटेम्प्ट जो लगेगी वो जनाब प्राइम मिनिस्टर तक बात चली जाएगी और वो कंटेम्प्ट जो है वो स्पीकर तक चली जाएगी। वो कंटेम्प्ट मामूली कंटेम्प्ट वो नहीं होगी। इसलिए हालात को ठंडे दिल से आप जैसे दोस्तों के जरिए, ठीक है, हम चीफ इलेक्शन कमीशन भी अपनी जगह पर दुरुस्त है, यानी इलेक्शन कमीशन का फैसला देखा जाए तो वो भी ठीक है कि जरा हमारा नजर सानी की दरखास्त में पहले फैसला किया जाए। हम तो लॉ ऑफ लैंड पे काम करने के वाले हैं, लॉ ऑफ लैंड बन चुका है कि 12 जुलाई का फैसला गैर फाल हो गया है, तो हम तो लॉ ऑफ लैंड को भी देखेंगे
और स्पीकर को खत को भी देखेंगे, आइन और कानून को भी देखेंगे, लेकिन बहरहाल इलेक्शन कमीशन का भी मौक़िफ़ अपनी जगह पर बड़ा मजबूत भी है, लेकिन उनका साथ कौन देगा? मजबूत मौक़िफ़ है उनका। लेकिन मसला यह है इसमें तो बहुत से लोग कहते हैं कि फिर आईनी तरमीम बहुत नागुज़ीर है। आईनी तरमीम तो आ रही है, वो तो बड़ी कोशिश हो रही है, प्रेसिडेंट साहब भी, बिलावल भी, सब कोशिश कर रहे हैं, और मौलाना फजल रहमान का बहुत बड़ा अहम किरदार है। मौलाना फजल का रहमान आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ उनको, मैं तो मौलाना मुफ्ती महमूद भी मेरे अच्छे चाहने वालों में से थे, तो लेकिन मैं तो सबको जानता हूँ, लेकिन वो मंतक के बादशाह हैं। मैंने कई जगह कहा है कि आप फजल रहमान साहब की सियासत छोड़ें, वो मंतक के बादशाह हैं, तो मंतक के आगे तो आपने ढोल बजाने, कुछ भी नहीं करना। तो बड़े अच्छे तरीके से जा रहे हैं, बड़े अच्छे तरीके से बात हो रही है। आज बिलावल ने बड़ी शानदार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और मैं तो हैरान हो गया कि इतनी शानदार अल्फाज बोले हैं वो एक्सटेम्पो, तो बड़ी साफ सुथरी बात की है उन्होंने। तो मुमकिन है कि आईनी पैकेज तैयार हो जाए, बन जाए, और ये सारे मामला तो है, आप भी सब देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कि जिसमें मुल्क का मफाद हो, कौम का मफाद हो, देखें। लेकिन एक बड़ी बात है सज्जाद साहब कि बिलावल जरदारी साहब तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, रात दिन जलसे जुलूस, हंगामे राय, प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो नवाज शरीफ साहब क्या कर रहे हैं? नवाज शरीफ आगे बढ़ के इसको क़यादत करनी चाहिए थी ना, इसको लेकर आगे लेकर चलते और आवाम की बताते कि नाम इसके ये फायदे हैं, और मैं आपके सामने आ गया, लोग नवाज शरीफ से मोहब्बत करते हैं तो उसका असर पड़ता। वो तो खबर ड्रैग रूम में 4-10 आदमी खाना खिलाया घर चले गए, ये क्या बात हुई? जबकि बिलावल ने पूरा पाकिस्तान को आगे लगा रखा है। तो ये चीजें, इसके असरात भी बड़े गहरे पड़ने हैं। जब ये आईनी पैकेज बन जाएगा तो बिलावल ने जो कीमत लेनी है ना अपनी मेहनत कोशिश कर, तो शहबाज शरीफ को तो अंदाजा ही नहीं है कि उसके साथ होना क्या है फिर बाद। तो ये सारी बातें हम आपके जरिए कह सकते हैं, क्योंकि बड़े दलेर और जरूरतमंद दोस्त हमारे साफी हैं और एंकर भी हैं, एनालिसिस भी हैं, तो हम आपसे खुद से बात कर लेते हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका कमर दिलशाद साहब, आपने बहुत तफसील के साथ हर पहलू पर हर तरह से गुफ्तगू की, बहुत शुक्रिया आपका जी। सर, नवाज शरीफ और बिलावल का जो रोल है इस पर तो हम बाद में आते हैं, पहले बात करें कि जो चीज़ें कंवर दिलशाद साहब ने बताई हैं, इससे तो यही लगता है कि दो आइनी बड़े इदारों का आपस में तसादुम होने जा रहा है, जहां पॉलिटिकल पार्टीज़ भी तसादुम में हैं, आइनी इदारे भी तसादुम में हैं। तो क्या किस तरफ हमारे मुल्क के सारे मामला जा रहे हैं, क्या हो रहा है? कंवर दिलशाद साहब से एक सवाल पूछा था बड़े एहतराम से, इज्जत के साथ, और वो समझदार आदमी समझ गए थे कि इसका मतलब आईनी तरमीम तो बहुत लाजमी है, बहुत लाजमी है। तो इसका ये सारी आईनी तरमीम इसी अदालती कशमकश की पैदा की हुई है। ठीक है, यानी कि अदालत के 8 जजों ने स्टैंड लिया हुआ है, और जब उन्होंने स्टैंड लिया है तो जब उन्होंने फैसला दिया था, पहली गलती तो ये हुई तो उस वक़्त पीटीआई ने और कुछ जजेस के करीबी सर्कल ने ये मशहूर कर दिया कि ये आकर गोया सारे बसात लपेट देंगे। ठीक है, कानूनी तौर पर ये मुश्किल है, और ये शायद सोशल मीडिया पे कुछ लोगों ने उड़ा दिया, या इनकी इंटेंशन नहीं थी। सही है, सही। लेकिन इसका ये फिर असर हुआ कि ये एक क्राइसिस पैदा हो गया। ठीक है, लोगों कान खड़े हो गए उन हलकों के कि ये तो आके सारा सिस्टम को तबाह कर देंगे। अच्छा, उनको कोई सिस्टम से दिलचस्पी नहीं है, ठीक है ना, उनको कुछ लोगों से दिलचस्पी है कि शहबाज रहे या कोई और रहे। उनको असल चीज़ से दिलचस्पी ये है कि सारा जो उन्होंने काम शुरू किया हुआ है, मुआशी तौर पर कुछ काम शुरू किया हुआ, कुछ मनसूबाबंदी हो रही है, कुछ दहशतगर्दी के खिलाफ किया हुआ है, वो तलपट ना हो जाए। सही है। अब आगे कोई कहता है कि ये काम मैं कर लूँगा, तो ठीक है, कर सकता कोई है, लेकिन फिलहाल वो कहते हैं कि जिन्होंने किया है और जिन्होंने गालियाँ खाई हैं और महंगाई और बेरोजगारी और फलाना ये सारी गुफ्तगू सुनी है, उनका क्या कसूर है? सही है, और कसूर की बात नहीं है, वो डटे हुए हैं तो वो हमारे आजमाए हुए हैं। ठीक है, तो मेरा ख्याल में इसलिए वो चाहते यही है कि जो एक तब्दीली आनी है वो यानी उससे पैदा हुई है। ठीक है, और इस उनको लगता है, इनको भी यही था, और मैं भी यही कहता हूँ, तरमीम तो होनी है। वाडा कह रहा है, और जब वाडा कह रहा है तो समझो कि ये तो फिर अल्लाह की तरफ से, वाडा नहीं बोल रहा, आई हुई वाडा की जुबान में कोई और वही तो नहीं कहता, अल्लाह माफ करे, यानी अल्लाह की तरफ से आया हुआ पैगाम है, उनको जो सुना रहे हैं हमें। ठीक है, कि ये तो नागुज़ीर है। सही है। सर, नवाज शरीफ साहब की और बिलावल के बारे में जो बात की है, अभी बड़ी ये बात है कि आज नवाज शरीफ साहब ने इस्लामाबाद रवाना होना था, नहीं रवाना हुए, एन मौके पे उनका जो रवानगी थी वो मुलतवी भी हो गई है। और बिलावल जिस तरीके से लगे रोल है वापस लंदन से आने के बाद, वो बहुत एक अजीबोगरीब रोल है। सही है, मैं उसको नेगेटिव तो नहीं कहता, लेकिन बहुत वो फूंक कर कदम रख रहे हैं। ठीक है, ये कोई
लोगों को अच्छा नहीं लग रहा। ये फूंक फूंक के कदम रखने हैं या शहबाज शरीफ पे एतमाद है, क्या कहेंगे इसको? नहीं, वो दूसरी बात और भी है ना, वो अपने आप को फर्ज किया वो जरदारी से कमतर तो नहीं समझते, ऐसे है। वो बिलावल से बात तो नहीं करेंगे, वो किसी और को तो ये तो नहीं है वो चुच चुच करें जाके मौलाना फजल रहमान की, वो भी अपने आप को एक मुकाम पे रखते हैं। ये तो नहीं चाहते कि उनकी बात की नफ़ी कर दी जाए और वो मुंह लेकर चले आएँ। तो ऐसी सूरत में वो क्या करें? वो कहते ठीक है, मैं देख रहा हूँ, जब मुनासिब होगा मैं बात आगे लेके जाऊँगा। तो वो मैं जैसे कहता हूँ फूंक फूंक के कदम रख रहे हैं, वो यही बात है सारी। यही बात है सारी। देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है। नवाज शरीफ की आज रवानगी मुअत्तल हो गई है। बिलावल आज भी कह रहे हैं कि नंबर हम अपने पूरे करेंगे, आईनी तरमीम होकर रहेगी। दो जो अदारे हैं वो आमने सामने हैं। इलेक्शन कमीशन एक बात कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट एक बात कर रहा है। अब जो जो तशरीह वजाहत की गई है सुप्रीम कोर्ट की जानब से, इसका क्या हल निकलेगा, कौन किसकी बात मानी जाएगी और इसका फ़ैसला कौन करेगा, इसमें बात करेंगे। और इसके ब्रेक के बाद हम बात करेंगे पोलियो के ऊपर। ख़तरनाक हद तक पाकिस्तान के अंदर जो पोलियो की सूरत हाल है वो बढ़ गई है। ब्रेक के बाद आके मीर साहब से इसका तज्जिया लेंगे। विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। जी, वक्फे के बाद आपको एक बार फिर से प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बात करेंगे पोलियो के हवाले से। 2024 में पाकिस्तान में इंसदादे पोलियो वैक्सीन मुहिम को 30 साल मुकम्मल हो चुके हैं। 1994 में बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी बेटी को जो वैक्सीन थे, जो कतरे थे, वो पिला के इस मुहिम का आगाज़ किया था। आज 30 साल हो चुके हैं, लेकिन जो पोलियो है वो पाकिस्तान से अभी तक ख़त्म नहीं हो पा रहा। और अभी भी मुल्क के अंदर 9 तारीख से 15 तारीख तक जो पोलियो की मुहिम है वो चल रही है। मीर साहब से बात करते हैं, जानते हैं आखिर क्या वजह है कि हुकूमती सतह पर इतने इकदाम किए जा रहे हैं, उसके बावजूद जो ये पोलियो का मसला है पाकिस्तान से ख़त्म नहीं हो पा रहा। मीर साहब, क्या कमियां कोताहियां आपको नज़र आती हैं कि जो ये मसला है पोलियो का पाकिस्तान के अंदर ख़त्म नहीं हो पा रहा, पूरी दुनिया में ख़त्म हो गया, पाकिस्तान में नहीं हो पा रहा, अफगानिस्तान में नहीं हो पा रहा? ये आपकी बात दुरुस्त है जी, इसमें हमारी जहालत भी शामिल है। ठीक है। और खासी जाहलाना रवैया हमने इख्तियार किया हुआ है इस बीमारी के हवाले से, पोलियो के कतरे के हवाले से हमने तरह तरह की अफवाहें फैलाई हुई हैं। सही है। और इसमें कई ऐसे पढ़े लिखे लोग भी शामिल हैं कि यकीन नहीं आता कि वो इस तरह की बात करते हैं। तो मेरा ख्याल डॉक्टर आसम अल्लाह बख्श साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको हम पोलिटिकल तजिया लेते रहते हैं। आज उनसे जरा इस मामले पे जी बिल्कुल जी, डॉक्टर आसम अल्लाह बख्श हमारे साथ मौजूद हैं, जनरल फिजिशियन हैं, बात करें सर। जी डॉक्टर साहब, ये पोलियो जो पाकिस्तान में फैलता जा रहा है और काबू नहीं आ रहा, और हम सन कोई 25-30 साल हो गए हैं इसकी मुहिम चला रहे हैं, बड़े इसके खिलाफ प्रोपेगेंडे भी होते हैं। आप क्या कहते हैं, ना काबू आने की वजह क्या है? पाकिस्तान अफगानिस्तान 2 ही मुल्क तो रह गए हैं। मीर साहब, ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है जिसका हमें सामना है। इसमें एक तो मसला ये है कि जो लोकल बात जगह पे परसेप्शन है वो बहुत ओवर द ईयर, यानी 14 साल उन पर लगे उनको बिल्ड करने में, जो कि बहुत ज्यादा पोलियो के खिलाफ जो है लोगों में एक तासुर पैदा किया। और फिर पाकिस्तान में जो ऐसे इलाके हैं जैसे जो ट्राइबल बेल्ट्स हैं या तो सरहदी इलाके हैं जहाँ तक वैसे भी तालीम का जो है इतना ज्यादा और ज़राए इब्लाग पे इतना ज्यादा पहुंच नहीं है, वहाँ पे ये बिलखसूस ये ज्यादा पाया जाता है और लोग अवॉइड करते हैं, क्योंकि उसके बारे में ऐसी कहानियां जो है मशहूर है कि अगर वो सही हो तो मैं और आप भी शायद उससे गुरेज करें। ठीक ठीक। तो और दूसरी फिर बात इसमें ये होती है कि बाज़ लोग समझते हैं कि ऐसा करने से वो शायद किसी बड़ी साजिश का शिकार बन रहे हैं। सेहत के मामला तो अलग है, लेकिन बाज़ लोग समझते हैं कि किसी बड़ी साजिश का शिकार बन रहे हैं। फिर उसके बाद वो ये कहते हैं कि ये जो मुहिम चलती है ये आखिर हुकूमत को क्या इसमें इतनी दिलचस्पी है जो ये मामलात हो रहे हैं। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से जो है, और फिर जब पोलियो हो जाता है तो फिर वो उसका इलाज तलाश करते फिरते हैं। तो इस वजह से ये तमाम चीजें जो है ये मिलकर एक ऐसा सिनारियो बनाती हैं। और ये खासतौर से आप देखिए, जैसा आपने खुद सुनवाया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो सरहदी बेल्ट है और इन इलाकों में ये बहुत ज्यादा है। और एक मैं बात कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं करना चाहता, लेकिन बात ये कि हमारे इलाकों में क्योंकि ये एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम होता है डिसेबिलिटीज का, तो बहुत से मुल्कों में उतना ज्यादा डिजीजेस आती नहीं पोलियो के अंदर जितनी पाकिस्तान और इस इलाके में है। यानी इंडिया में बहुत से डिजीजेस उन्होंने निकाल दिए पोलियो के हेडिंग में से, उससे भी उन्हें बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल जाता है और हमें फिर
कम प्रेशर हम पे बिल्ड हो जाता है। तो ये चंद चीज, हालांकि पोलियो की जो टीम्स हैं और हम उनके मतलब खबरें भी पढ़ते रहते हैं, वो इतनी जांपशानी से काम करते हैं और जानों का रोजाना भी उन्हें देना पड़ता है। हालांकि पोलियो की मुहिम कोई ऐसी चीज नहीं जिसके लिए किसी को जान का नुकसान देना पड़े, लेकिन फिर भी ये सूरत हाल ऐसी है। भारत कोशिश जारी है इसमें और गवर्नमेंट भी कर रही है, लेकिन होता ही है कि वहाँ बेल्ट से कोई कराची या लाहौर के बाद होता है तो वो जैसे ही वो सैंपल में से निकलता है, ठीक है, तो उसमें पकड़ा जाता है। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, बहुत मेहरबानी आपकी। जी सर, डॉक्टर साहब ने जैसे बात की है अभी, साजिश का एक शिकार हो जाएं लोग, ये सोचते हैं। जब कोरोना पाकिस्तान के अंदर आया था तब भी एक थ्योरी बनाई गई थी कि शायद कुछ टीके लगा के मार दिया जाता है, हुकूमत कर्जा लेने के लिए सब कुछ कर रही है, पोलियो भी, क्या एजुकेशन की कमी है, क्या जहालत की इंतहा है। कई बार तो दीन के नाम पर बात की जाती है, ठीक है, और दीन के नाम पर कहा जाता है कि ये काम ना करें। ठीक है, मौलवी आके बताते हैं कि भाई ये बहुत जरूरी है, बच्चों को कराओ। अच्छा, उस बेल्ट में खास तौर पर अफगानिस्तान की बेल्ट में, वो जो पाकिस्तान के साथ लगती है, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में लगे चाहे बलूचिस्तान में लगे, वहाँ ज्यादा है। कराची के उस इलाके में जहाँ आके वो अफगान आबाद हो गए, वहाँ ज्यादा है। अच्छा, इट्स टू मच। पढ़े लिखे लोग कहते हैं कि जनाब अपने यहाँ क्यों लगाते, भाई उन्होंने खत्म ऐसे की है। सही है कि जब पोलियो आया, डर पैदा हुआ तो वैक्सीनेशन कराई गई। सही है। अब कोरोना आया था, क्या किया आपने? वैक्सीनेशन ही की, वैक्सीनेशन करवाई, ये कराई ना, हाल ही कोई नहीं था दूसरा। देखिए मेरी अहलिया जो है वो एक वायरोलॉजिस्ट है, ठीक है, वायरोलॉजी में पीएचडी है, ऑस्ट्रेलिया अमेरिका से किया हुआ है। सही है। मुझे मालूम है कि वायरस को मारने का तरीका यही है कि वायरस के जो इंजेक्शन होते हैं, उसकी एंटीबॉडीज, फांसी इंजेक्शन है, एंटीवायरस, वो लगाए जाए। सही है। चाहे मुर्गियों में हो, चाहे गाय भैंस में हो, चाहे किसी और में हो, और वही उसका इलाज होता है। सही है। ये पोलियो तो आदमी को माजूर कर देती है उम्र भर के लिए। ऐसी है। इसमें अगर आपने ये तरीका इख्तियार किया हुआ है इसको ठीक करने का कि इंजेक्शन, तजवीज़ चल रही है, बिल गेट्स मदद कर रहा है, यूएनओ मदद कर रही है, पता नहीं क्या क्या मदद कर रहे हैं, हमारे लोग मारे जा रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, और हम तकरीर किए जा रहे हैं। ये तो लोगों को खिलाफ एक साजिश है वगैरह वगैरह। सब बलोचिस्तान और केपीके में ज्यादा मामला खराब है, क्या सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं या लोग अब इतने लोग हैं इसमें, हलाकतें आ गई। पहले आता था एक या दो, अब ज्यादा आ गई हैं। अब लाहौर के गटर के पानियों को नमूने दिए जाते हैं ना जी, लाहौर में भी इसके नमूने में पोलियो वायरस निकल आया है, हर जगह आता है। तो मेरा ख्याल में हमें इसको बहुत एहतियात के साथ लेके आगे बढ़ना चाहिए। ये बहुत खतरनाक बीमारी है, जो लोग इसका शिकार होते हैं जिंदगी भर के लिए माजूर हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल यही बेहतर। बहुत शुक्रिया, आज के हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। बड़ी गुफ्तगू की है आज हमने सिर असर के आईनी तरमीम के हवाले से। मीर साहब ने ये बता दिया है कि आईनी तरमीम तो होनी ही होनी है, और अगर बिलावल भुट्टो के बयान की हम बात करें तो यही है कि आईनी तरमीम तो होनी है, तो सीधे तरीके से मान जाए, इसके बजाय कि इसको मुतनाज़ा बनाया जाए। और कल को इस मुतनाज़ा जो एक तरमीम होगी, इसके जो असरात हैं वो पाकिस्तान को भुगतने पड़े। अब इलेक्शन कमीशन और जो सुप्रीम कोर्ट का मामला है, अब उसका क्या हल निकलता है वो भी देखना बाकी है। फिल वक्त के लिए हमें इजाज़त दें, देखते रहिए गहरी नज़र। अल्लाह हाफिज़।